हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पास इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो अभी तक तो आपने इर्रेशनल नंबर पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे ये क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा बस आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते क्या है। देखो भाई, आज तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पढ़ा। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पर एक सर्कल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, एक होल नंबर पढ़ा जिसमें आपने जीरो भी ऐड कर दिया, तो 0 और 1 2 पढ़ते हैं तो इसको होल नंबर बोलते हैं। फिर आपने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद आपने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर में माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, -1 फिर 0 फिर +1, ये सब इंटीजर हो जाते हैं। उसके बाद आपने रैशनल नंबर पढ़ा था। रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है, जैसे 2/3 हो गया, या फिर 2 है तो वो भी रैशनल ही है क्योंकि उसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब आ जाओ इर्रेशनल में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ना, देखो जो हमारे पास डेसिमल में नंबर दिया हुआ रहे, ध्यान रखना, इर्रेशनल जरूरी नहीं डेसिमल में दिया हुआ रहे, बस एग्जांपल में थ्रू मैं समझाता हूँ कि इर्रेशनल नंबर में क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिसको जब हम लोग लिखते हैं ना, उसका जब डेसिमल फॉर्म हम लिखते हैं तो वो कभी भी रुकता नहीं है, वो एकदम टर्मिनेट होता ही नहीं है वो, और रिपीट भी नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक नंबर में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ एक, जैसे कि मान लेते हैं अपन 2.3 डेसिमल नंबर लिखा मैंने। ये क्या हुआ कि डेसिमल के बाद 3 में पहुँचा और ख़त्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लेते हैं 2.3333, यानी खत्म नहीं हो रहा। कि बार होता है ना, हम डिवाइड करते लेकिन खत्म नहीं होता है, डैश डैश आगे जाते जा रहा है। तो इसमें लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा है, बट ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.3, फिर मान लो आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2 बार 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3 बार 1, फिर आ गया 3, तो अब आएगा 4 बार 1, तुम लोग पता ही है पैटर्न चल रहा है, फिर 3 आएगा। और इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो ना, पहले मान लो कि इसको 31 आया था तो 311 आया, फिर 3111 आया, यानी कि पहले 1 टाइम 1 आया, फिर 2 टाइम 1 आया, तो इसको रिपीट नहीं कहा जाएगा। ये बार बार एक नया नंबर आता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को ही बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। हम लोग भी आगे बहुत डिटेल में सीखेंगे, खास करके RD शर्मा और RS वाल की बुक में जब हम लोग को दिया रहता है ना कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालिए, इर्रेशनल निकालिए, तो वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बाकी इस वाले एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है √5 वाला क्वेश्चन, कि √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। और इसके अलावा जो आपके एग्जांपल्स में √2 और √3 दिया है ना, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा। जब मैं RD शर्मा या RS वाल की बुक आपको कराऊंगा ना, तो उसमें वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तब हम लोग वहाँ पर √2 और √3 वगैरह को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि हमारे पास 3.3 फंडिंग, कोई भी अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है, जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको डेसिमल वाला जब हम लोग एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो ना ही वो रिपीट हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट। ठीक है, यानी कि नहीं टर्मिनेट हुआ नहीं रिपीट हुआ, तो ऐसे नंबर को इर्रेशनल बोलते हैं। उसके अलावा अगर कोई नंबर रूट वाला हमारे पास दिया हुआ है, जो रूट से कंप्लीट बाहर नहीं निकल पाएगा, जैसे कि मान लो √2 दिया हुआ है, तो √2 हम लोग जानते हैं रूट से कंप्लीट बाहर नहीं निकल सकता। अगर √4 दिया रहेगा तो √4 तो हमारा 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे नंबर जो हमारे इसके बाहर निकल जाए रूट के, वो हमारे क्या कहलाएंगे, बोल सकते हो रैशनल नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जो हमारे रूट से बाहर ही नहीं निकल पाए, जैसे कि हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, अगर मैं √3 लिखूँ तो प्राइम नंबर होगा, √5 प्राइम नंबर होगा, √11 प्राइम नंबर होगा, √13 प्राइम नंबर होगा, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनका भी जब वैल्यू निकालोगे ना तो उसी तरीके से वो निकल करके आता है। ओके, तो ये कुछ थोड़ा सा जानकारी था रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। अब एक चीज़ और समझ लो, हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे जो नंबर्स होते हैं अलग अलग नाम रहते हैं ना। अब एक थैला पकड़ो, आप लोग क्या पकड़ो, एक थैला पकड़ो, और इस थैले में सारे रैशनल नंबर को भी भर दो। रैशनल नंबर कौन से हैं, ये सभी क्या हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर पकड़ लिए, और उसमें इर्रेशनल भी डाल दो। तो रैशनल और इर्रेशनल को मिला करके जब हमारा ग्रुप बनता है ना, उसको कहा जाता है रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सभी को मिला दो, तब हमारा जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। इज दैट क्लियर। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी देखो एनसीईआरटी करने के साथ साथ आपको एक ना एक कोई ना कोई से आपको या तो RD शर्मा या तो RS वाल जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। बाकी देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो बिल्कुल सही है। हमने क्या देखा, रियल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल और इर्रेशनल को मिला करके रियल नंबर बनता है। और यहाँ पर लिख दिया है कि जितने भी इर्रेशनल हैं वो रियल नंबर है, तो बिल्कुल जितने भी इस दुनिया में इर्रेशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर के अंदर ही आएंगे, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, इसका रीजन वगैरह आप लोग चाहो तो लिख सकते हो बुक से देख करके, बाकी एग्जाम में रीजन लिखने के लिए नहीं आता है, वो तो बस ट्रू फॉल्स के लिए आता है। तो इसका हो गया ट्रू हमारा। अगला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m where
m इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि जब हम लोग नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो वो हमारा रूट m के फॉर्म में आ सकता है, जहाँ पर m हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा है। अगर रूट के अंदर हम लोग निगेटिव नंबर डाल दें, माइनस का √2 अगर मैं लिख दूँ तो ये एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। कभी भी तुम लोग देखना रूट के अंदर, तुम लोग अभी तक क्लास 10 में पहुँचोगे ना, क्लास 10 तक नहीं है, क्लास 11th का, जो बच्चे मैथ में थोड़ा सा हायर नॉलेज लेना चाहते हैं, क्लास 11th में जब मैथ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तब उनको इमेजिनरी नंबर पढ़ना रहता है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो नंबर लाइन में अगर कोई भी नंबर हमारा माइनस में अगर आ जाता है तो उसको हम लोग रूट के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, एक फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जो रियल नंबर होते हैं हमारे, जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल होंगे। तो ये उल्टा कर दिया इसी को, और ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, ध्यान से समझो। हमसे बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर, वो सभी इरेशनल होंगे। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल के अंदर रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं 5 ले लेता हूँ। 5 क्या है, एक हमारा रियल नंबर है। कोई भी नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर ही आता है, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। तो मैंने एक रैशनल का एग्जांपल लिया कि 5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है और वो रियल नंबर भी है। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी नंबर हैं रियल नंबर के अंदर वो सभी इरेशनल होंगे, हमारे रैशनल वाले नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया उसी रीजन से। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इस चैप्टर में, जैसे मैंने बताया, इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, बाकी इस वाले को देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी कि स्क्वायर रूट जो होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके क्या होंगे, इरेशनल होंगे क्या, है ना। वैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अभी मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा कॉपी में। इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इसको देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नोट्स भी देना है, और नोट्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मैं सभी का नोट्स बना करके आपको फटाफट देता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने बना दिया इस तरीके से कि हमारा पहला वाला तो ट्रू था, फर्स्ट था, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया वीडियो में, उसको हटा दो। सेकंड वाले का भी आंसर आपको समझ में आ ही गया था। हमसे बोला गया था कि क्या स्क्वायर रूट जो होगा हमारे पास, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हमारे इरेशनल होंगे, तो बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास हम लोग ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर डाल रहे हैं, तो अगर मान लो हम लोग इस तरीके से प्राइम नंबर डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, तब तो वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर मान लो अपन 25 डाल दिए, फिर 4 ही डाल देंगे, तो वो तो भैया एक रैशनल बन करके बाहर निकलेगा ना। 25 तो 5 बन जाता है, √16 तो हमारा 4 बन जाता है। तो ये सब हमारे रैशनल भी बन जाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डाल दिया हमने, इजी क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के पास। ठीक है, तो देखो इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपके पास इतनी चीज़ें होनी जरूरी है। चांदा होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए, कंपास, प्रोटेक्टर, जो ही बोलते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में, अंग्रेजी मीडियम वाले, मैं तो हिंदी मीडियम में, हम लोग इसको चांदा बोलते हैं, इसको प्रकार बोलते हैं। स्केल होना चाहिए, अगर 2 पेंसिल है तो अच्छी बात है, 1 पेंसिल से भी काम चल जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। हमको करना क्या रहता है ना, कि जो भी नंबर हमारे पास इरेशनल वाला दिया हो, रूट वाला दिया हो, उसको हम लोगों को एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज में लेकर आना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया। मुझे क्या करना है कि जो भी नंबर को मुझे यहाँ पर शो करना है नंबर लाइन में, उसमें मुझे क्या करना है कि इसमें ये जो बेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमें बेस का और परपेंडिकुलर का कुछ ऐसा वैल्यू रखना है ताकि जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं, तो इसका वैल्यू √5 आ जाए। अगर यहाँ पे √3 रहता है तो हम लोग इसका कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पर √3 आ जाए। वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रखना पड़ता है। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ ना मैं पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले पाइथागोरस चचा ने क्या बताया था, पाइथागोरस चचा ने बताया था कि जो भैया h का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमको h का वैल्यू निकालना है तो इस स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो ये दोनों मेरे रूट में आ जाएंगे। b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर मेरे रूट में आ गया। अब आप क्या करो कि ये दिमाग लगाओ कि b का वैल्यू मैं कितना रखूं और p का वैल्यू मैं कितना रखूं कि यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है वो 5 हो जाए। टोटल मेरा 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं b का वैल्यू 2 रखता हूँ, आप लोग यहाँ पर भी 2 रख सकते हो, लेकिन इसको 1 ही रखना तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग जो बेस है ना हमेशा उसको ज़्यादा लेना और परपेंडिकुलर को हमेशा 1 ही रखना, चाहे वो √2 आए या √3 आए या √5 आए, √8 आए, कुछ भी आए क्वेश्चन में। बाकी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे NCERT RS वगैरह में तब मैं और इसको बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसको 2 रखूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो ये मेरा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मुझे p को कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि p का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो मिला दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4
+1 यानी कि रूट के अंदर 5 आ गया। और हमको मेन यही लाना है, अपने को दिमाग ये लगाना है कि हम किस तरीके से रूट के अंदर 5 ला सकें। तो यहाँ पर हम लोग बेस को जब 2 रखेंगे और इसको जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा ये पता है तुम लोगों को, अभी शुरू में तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, जब तुम लोग लास्ट में जब अपना फाइनल एग्जाम देने जाओगे ना, या फिर हाफ ईयरली के टाइम पे जाओगे, तो उस टाइम में आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो सर जब शुरू में बताया था तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन तुम लोग इतना बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही कर लोगे ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, या तो √2 आता है, या तो √3 आता है, या तो √5 आता है। तो इतना बार हम लोग प्रैक्टिस ही कर लिए रहते हैं कि हम लोगों को दिमाग में बिट जाता है कि हमको बेस कितना लेना है और पी को कितना लेना है। इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, शुरू में थोड़ा सीखने टाइम लगाना पड़ता है, बाद में नहीं लगाना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि जब हमने बेस को 2 लिया और जब हमने पी को 1 लिया तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया, √5 आ गया। इसको आप लोग डिटेल में यहाँ पर ही बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे नंबर लाइन के यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये लेकिन बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो अब क्या करो, सबसे पहले काम, अब तुम लोग नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, नंबर लाइन में पेन से बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, तुमको बोल्ड दिखे। ज़्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक डिसेंट सा बना लेना। मैं 9 सेंटीमीटर का बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी 0 रखने के बाद ना एकदम डिजिट को अच्छे से नापना। मान लो यहाँ पर मेरा 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ये मान लो मेरा 0 से मैं स्टार्ट किया, इस 5 को मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये मेरा प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्लस में 3 हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर मेरा 4 हो गया। इधर भी -1 वगैरह कर ही देते हैं, नंबर लाइन बना रहे हैं तो थोड़ा सा माइनस वाला भी दिखा देते हैं भैया, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, -3 तक ले जाते हैं इसको ऐसे। ओके, इतना कर दिए, इतना ही हमारा बन जाएगा। हमने क्या देखा कि जब हमने 2 लिया था बेस और यहाँ पर हाइट को 1 लिया था, तब हमारा √5 आया ना। तो अब बेस को तो सबसे पहले आप लोग 2 सेंटीमीटर नाप लो। ये मेरा 0 है ना, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा मेरा। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे बनाओ, सबसे पहले तो एक प्यारा सा लाइन बनाओ। और ज़रूरी नहीं कि मैं इतना छोटा सा बनाया तो तुम लोग भी इतना छोटा सा ही बनाओ यार, लेकिन मैं फालतू में छोटा बना दिया, बड़ा ही बना लेना था मेरे को। क्या मैंने फालतू में ही छोटा बना दिया, अगर मैं बड़ा बनाता तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता तुम लोगों को। क्या यहाँ पर फिर अब मेरे को 90 डिग्री एंगल बनाने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, और तुम लोग ही एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो गए। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, रुको। तो चलो मैं ऊपर में ही लाइन बना लेता हूँ, दूसरा पेज बनाने से अच्छा है, यहीं पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर से 0 स्टार्ट किया, 8 को यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 0 है, तो मैं थोड़ा दूर दूर में एक यूनिट लूँगा। ये जो 2 सेंटीमीटर है उसको मैं 1 लिखूँगा। जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1 लिखो, आपको यूनिट जानना जरूरी है ना। जब कभी भी आप इस तरीके से बनाओ तो ये 2 जो है ये 2 सेंटीमीटर जरूरी थोड़ी है, आप बड़े से पेज में बनाओ तो मीटर भी ले सकते हो। तो इस तरीके से होता है, तो मैं 2-2 यूनिट का ले लेता हूँ ताकि तुम लोग को जब ड्रॉ करो एग्जाम में तुम लोग भी बनाना है, तो मैं वो सिखा रहा हूँ। पिछले बार जब मैंने सिखाया था बच्चों को ना, तो मैंने छोटा सा बना दिया था, बच्चे कंफ्यूज थे, कमेंट किए थे, तो इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा बड़े से बना देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा 2 सेंटीमीटर का और दूरी पे मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे ऐसे एरो बना देता हूँ और इसको मैं 4 लिख देता हूँ, इससे जरूरत नहीं पड़ने वाला 4 का फिर भी। और इधर मैं बस मैं -1 तक कर देता हूँ, ये वाला मान लेता हूँ मेरा -1 है, क्योंकि हमारे पास तो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो पॉजिटिव ही लेना है मेरे को। तो सबसे पहले मैंने तुम लोग क्या बताया कि सबसे पहला काम करो, तुम लोग 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ जो बेस रहेगा। हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बेस बना दिया, क्योंकि हमको बेस जो है वो 2 लेना है। यहाँ पर तुम लोगों को दिखा चुका हूँ मैं। अब तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एकदम सीधा लाइन बनाना है ना, क्योंकि राइट एंगल है। तो सीधा लाइन बनाने के लिए हम लोग चांदा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम में अगर तुमने इसका यूज़ किया तो गलत हो जाएगा। तुम लोगों को प्रकार का यूज़ करना है। कैसे करना प्रकार का यूज़, तुम लोग मैंने सिखाया है, मैंने पहले वीडियो भी बना दी है, तुम लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सिखाया था कि इससे कंपास से एंगल कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सेंटर में रखते हैं और एक छोटा सा चांद बनाते हैं, देखो ना इस तरीके से। तुम लोग को मैं जैसे पहले बढ़ाता था, बताओ पहले वही दिन दोबारा से आ गए, कोई बात नहीं, तुम लोग को डिजिटल बोर्ड में भी इसको सिखाऊंगा बनाने। तो इस तरीके से चांद बनाया तुम लोगों ने। उसके बाद ये जहाँ पर कट हुआ है ना, वैसे वहाँ से एक लाइन बनाओ, पहला लाइन। आर्क चेंज मत करना, ध्यान रखना, आर्क को चेंज नहीं करना है। ये पहला लाइन हुआ, ये 60 डिग्री का कटता है, और फिर उस 60 डिग्री में रखोगे, और फिर दूसरा जब कट करोगे ना तो ये मेरा 120 का कटता है। फिर 60 से ही ऊपर में मारो, यहाँ पर ऐसे एक चंदा मारो। अरे यार ढीला कैसे हो गया पेंसिल मेरा, ढीला मत हो, दिक्कत होगा, हिल जाएगा। तो रुको एक सेकंड, टाइट करता हूँ इसको मैं, टाइट हो जा, हो गया टाइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 60 से रख करके यहाँ पर ये आर कट किया, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको बराबर कर लेता हूँ ताकि तो मेरा एग्जैक्ट बने। ठीक, देखो ये वाला मैंने ऐसे आर कट किया, और उसके बाद फिर मैं 120 वाले में, ये जो 120 का मेरा लाइन ना, इसमें मैं ऐसे रखूँगा इसके नोक को, और फिर वही दूसरा बार उसी आर को वापस से कट कर दूँगा। तो इससे होता क्या है ना कि ये जो मेरा पॉइंट है, देखो ये जो मेरा पॉइंट है और ये पॉइंट, जब मैं इन दोनों को मिला करके लाइन बनाऊंगा ना, तो मेरा एग्जैक्ट 90 डिग्री का लाइन बनेगा। तो ऐसे ही तुम लोग को भी एग्जाम में बनाना है, अभी बता दे रहा हूँ। तुम लोग और बड़ा चाहो तो और बड़ा ही बना सकते हो, लेकिन इतना इनफ रहता है। ठीक है, मेरे को लगता है मेरा थोड़ा सा हिल गया ना, इसीलिए मेरे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, शायद तुम लोग को दिख रहा होगा हल्का सा टेढ़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा वो पेंसिल हिल गया था इसलिए उससे हो गया।
तो हमारा एकदम ये जो लाइन बनेगा इसको, अच्छा अभी पहले तुम लोग एकदम लंबा सा बनाओगे ना, जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर नाप के बनाओ, पहले तो एकदम ऐसे लंबा सा बनाओगे और ये लाइन मेरा क्या कहलाएगा, ये एंगल मेरा राइट एंगल बन गया। ओके, हल्का सा है 1 सेंटीमीटर मुझे लग रहा था उससे कम हो गया, 1 सेंटीमीटर झुक गया है, 89 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग अगर एग्जाम में हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसको सीधे ही ले जाना, तुम लोग 90 डिग्री दिखाना वहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे कि जितना तुम लोगों ने यहाँ पर 1 यूनिट लिया था ना, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट कितना था हमारा, 2 सेंटीमीटर था। तो अब यहाँ पर आप लोग इसको 2 सेंटीमीटर नापोगे, जिसको हम 1 यूनिट बोलेंगे, हम लोग सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा 1 यूनिट हो गया, 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक दिख रहा है। यहाँ पर अगर तुम इसका यूज़ नहीं करना चाहो तो इसी में कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 में रखना है, सॉरी इस वाले पॉइंट में रखना है और एक आर कट करना है जो 1 यूनिट में जाए। तो ये देखो मेरा एकदम एग्जैक्ट वहीं पर जा रहा है जहाँ पर मेरा पॉइंट आया, जरूरी नहीं तुम्हारा यहीं पर है, तुम्हारा नीचे भी आ सकता है, 1 यूनिट ऊपर भी आ सकता है। वो मैंने जो चंदा का ये जो लिया है ना, ये वाला साइज, इसकी वजह से मेरा एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है, तुम्हारा जरूरी नहीं कि यहीं पर 1 यूनिट है। ओके, तो अब ये चूंकि मेरे यहाँ पर 1 यूनिट आया, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसको अगर मैं देखूँ, अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ तो मेरा ए पॉइंट देता हूँ इसको, और इस वाले का नाम मैं दे देता हूँ पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए बी, ये मेरा कितना हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये मेरा 2 यूनिट था। ये बस मैं तुम लोग समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में सब नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मेरा बी है, इस वाले पॉइंट को मान लो मैं सी नाम दे देता हूँ। तो मेरा जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पर नहीं लिखूँगा यार, यहाँ पे लिखूँगा तो थोड़ा सा भी खराब दिखेगा। तो ये जो बी सी मेरा बना हुआ है ना, ये मेरा 1 यूनिट है। यहाँ पर आप लोग 1 ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्या करना है कि अब आपका काम कंप्लीट हो गया, बस आपको अब चंदा बना देना है, एक छोटा ट्रेंगल बना देना है। ये वाला पॉइंट से 0 को मिला दो, तो ये हमारा ट्रेंगल बन गया। तो हमने क्या सीखा था कि अगर मैं ये लाइन को 2 लेता हूँ और इसको 1 लेता हूँ, जैसे कि हमने रफली सीखा था, तो ये वाला मेरा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा √5 आ जाएगा। तो अब ये तो अभी ऊपर जा रहा है ना, हमको तो नंबर लाइन में बताना है √5 कहाँ पर आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है तुमको, ये √5 कितना लंबा है वो नापना है। देखो ये मेरा √5 ऐसे ना, ये देखो यहाँ पर आ रहा है एकदम, ये जो मेरा लेंथ अभी आया है ये √5 का लेंथ आया है, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को ऐसे आगे बढ़ा करके ऐसे लंबा लाइन तक इसको ले जाना है। ये देखो जो सर्कल मेरा कट हो रहा है ना, ये √5 का ही कट हो रहा है। ओके, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा √5 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी मेरा जो आ रहा है ना, ये जो लाइन लेंथ आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये पहुँच रहा है मेरा पेंसिल, ये पॉइंट भी √5 को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो है लाइन, ये √5 है। तो इसको आप ऐसे शो कर दोगे एरो बना करके कि भैया यही मेरा √5 है। तो इस तरीके से √5 को, √3 को, √2 को बनाया जाता है। मेन रहता है इसको समझना। ये अगर आपने बना लिया तो ये आराम से बन जाएगा। इसका प्रैक्टिस करना, बस 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सीधा लाइन बनाना है और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये भैया हमारा √5 बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं रफली लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या लिया था। हमने ए बी को लिया था 2 यूनिट्स, ठीक है। ये गलत है ना, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ए बी को हमने 2 यूनिट लिया हुआ था। बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर, उसको हमने 1 यूनिट लिया था। उस वजह से हमारे पास जो ए सी बना, ये जो लाइन बना, इसलिए जो ए सी हमारा बना वो कितना होगा, वो √5 होगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे ना तो आपको टीचर दिल खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छे से लिखो, साफ सुथरा के साथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है बच्चे लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्लासरूम एक्टिविटी है, वो तुम्हारे क्लास में कराया जाएगा, टीचर कराना चाहें तो, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। रैशनल इरेशनल मैंने शुरू में आपको समझा दिया। उसके बाद हमने ये भी चीज़ ट्रू फॉल्स समझ लिया अच्छे से डिटेल में, और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन कर लिया। नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना पता है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप का भी मैंने लिंक दे दिया है, सब ज्वाइन कर लीजिए। और थोड़ा सा मेरा एक हेल्प करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करने देना है, ताकि नए बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।